नमस्कार दोस्तों, लोचन अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्शिता अग्रवाल और आज से हम लोचन अकेडमी में एक नई श्रृंखला शुरू करने वाले हैं जो है तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री क्लास 11। तो आजकल बहुत ही ज्यादा आ रहा है कि ये जो तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री की जो कक्षा 11वीं और 12वीं की किताब है वो आपकी यूपीएससी प्रीलिम्स की परीक्षा के लिए खासकर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये कहा जा रहा है तक कि अगर आपने ये पढ़ लिया तो इससे आपका बेस क्लियर हो जाता है। और ये जो तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री की किताब है ये जो पुरानी एनसीईआरटीज होती थी ना उसी की तरह है, नई एनसीईआरटीज की तरह नहीं है जिसमें पिक्चर्स ज्यादा हैं और फॉन्ट्स पे ज्यादा ध्यान दिया गया। पुरानी एनसीईआरटी में काफी सिस्टमैटिकली एक के बाद एक करके समझाया गया है और वैसे ही तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री की किताब में है। तो पुरानी एनसीईआरटी किताब मिलना आजकल काफी मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए लोग ये तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री की किताब पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम भी इसको पढ़ेंगे ध्यान से। अब ये जो किताब है वो मार्केट में या ऑनलाइन भी आप देखो तो ये इंग्लिश में ही मिलती है। ठीक है, हिंदी में इसका मिलना मुझे तो नहीं लगता होगी। अगर है आपके पास इसकी हिंदी की किताब तो हमारे साथ नीचे कमेंट बॉक्स पे जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो इसमें कई चैप्टर्स हैं पर हमने चैप्टर 11 उठाया है पहले। ठीक है, जो है पल्लवास के बारे में, साउथ इंडियन किंगडम्स पल्लव के बारे में। ये पहला भाग है उसका जिसमें हम उनके मूल के बारे में, उनके राजनीतिक इतिहास के बारे में और शासन प्रबंध के बारे में पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में हम उनके समाज को देखेंगे, उनके समय में कला कैसी थी, मंदिर कैसे मंदिरों का निर्माण हुआ, ये अगले लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, और ये जो लेक्चर मैंने बनाया है ये मैंने काफी ज्यादा पिक्चर्स के साथ बनाया है, ग्राफिकल फॉर्म में बनाया है ताकि आपके लिए समझना और याद रखना आसान हो जाए। एक कहानी की तरह है, उसको देखिए, समझिए और याद करिए। ठीक है, बस आपका एक ही मोटिव है कि आपको एग्जाम क्लियर करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्या है लेक्चर की तरफ। तो अभी सबसे पहले देख लेते क्या क्या एडवांटेजेस हैं ये पढ़ने के, जो आपके ये तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री की किताब है। सबसे पहले तो ये काफी डिस्क्रिप्टिव है, अच्छे से कवर कर रही है हर टॉपिक को, जैसे पुरानी एनसीईआरटी में होता था। नई एनसीईआरटी की तरह नहीं जिसमें आप कहते हो ना हिस्ट्री एक कहानी की तरह है, वो मिसिंग है नई एनसीईआरटीज में। तो ऐसा नहीं है इसमें। ये आपको एक बेस बनाने में मदद करेगी, पर ये नहीं है कि अगर आपने सिर्फ ये तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री की किताब पढ़ ली तो आपका काम खत्म हो गया। ये बस एक सप्लीमेंट है, आपको मदद करेगी पढ़ाई में। इसको पढ़ने के बाद आपको और पढ़ना होगा और किताबें जो रिकमेंडेड हैं वो भी पढ़नी होगी ताकि आप आसानी से प्रीलिम्स क्लियर कर पाए। और अभी हाल ही के कुछ सालों में यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे सवाल आ रहे थे जो कहा जा रहा था कि अगर आपने ये तमिलनाडु बोर्ड हिस्ट्री की किताब पढ़ी है तो वो बच्चे उसे आसानी से सॉल्व कर पा रहे थे। ठीक है, तो आप भी इसमें पीछे क्यों हटे। जितने भी संसार लोचन के स्टूडेंट्स हैं वो भी ध्यान से पढ़े, हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे इसमें। अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करिएगा, जो आपके दोस्त हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके साथ भी शेयर करिएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। तो पहले हम पढ़ेंगे पल्लव के मूल के बारे में। तो उससे पहले समझ लेते हैं कि जब तमिल देश में संगम युग का पतन हुआ उसके बाद आया कालाभरा राज्य। ठीक है, एक एक चीज मैं लिख के बताऊंगी। कालाभरा राज आया जो चला कुछ 250 सालों तक। ठीक है, उसके बाद पल्लव ने अपना राज स्थापित किया टोंडई मंडलम में। कहाँ स्थापित किया? टोंडई मंडलम में। और उन्होंने अपनी राजधानी बनाई कांचीपुरम में। तो संगम युग के पतन के बाद आया कालाभरा राज्य जो चला 250 सालों तक। उसके बाद आए पल्लव जिन्होंने अपना राज स्थापित किया टोंडई मंडलम में और अपनी राजधानी बनाई कांचीपुरम में। ठीक है, उनका राज चलता रहा जब तक टोंडई मंडलम को हड़प नहीं लिया। किसने? इंपीरियल चोलास ने। अब ये चोला के किस राजा ने, पल्लव के किस राजा को हराया था, ये अभी हम आगे लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो इनका राज तब तक चलता रहा जब तक टोंडई मंडलम को हड़प नहीं लिया इंपीरियल
चोलाज ने, और ये हुआ 10वीं शताब्दी में। ठीक है, अब देखते हैं हम इनके मूल के बारे में। अब पल्लव के जो मूल के बारे में, उसमें काफी अलग अलग तरह की राय है, पर जितने भी सिद्धांत हैं मूल को लेकर, उसके लिए कोई भी सबूत नहीं है। तो ज्यादा सबूत नहीं है जो भी सिद्धांत है उनके मूल को लेकर, पर राय बहुत है। जो सबसे पहली राय है वो है कि इनको पार्थियन के बराबर माना जा रहा था। अब पार्थियन कौन थे? पार्थियन वो विदेशी थे जो वेस्टर्न इंडिया पे राज करते थे। ठीक है, तो कहा जाता था कि ये जो पल्लव है ये पार्थियन के बराबर है। दूसरी राय क्या थी? दूसरी राय ये थी कि पल्लव को ब्राह्मण राजवंश की एक शाखा माना जा रहा था। कौन थे वो? जो वकाटका थे डेक्कन में, कहा जा रहा था ये उनकी एक शाखा है। ठीक है, तो ये एक ब्राह्मण राजवंश की एक शाखा है। तीसरी राय ये थी कि पल्लव को चोला राजकुमार और नागा राजकुमारी जो मन्नी पल्लवम द्वीप के रहने वाले थे उनका वंशज बताया गया। ठीक है, चौथा था कि कहा जा रहा था कि ये टोंडई मंडलम में रहने वाले हैं, और आखिरी था कि इनको पुलिंदा के बराबर माना गया। अब पुलिंदा के बारे में आपको अशोक के शिलालेख में मिल जाएगा। अब ये इतनी अलग अलग तरह की राय थी, पर जो चीज मानी गई जो पल्लव के मूल को लेकर, वो थी कि ये पार्थियन के बराबर है। पार्थियन वो विदेशी जो वेस्टर्न इंडिया में राज करते थे, और ये पुलिंदा के बराबर है जिनके बारे में अशोक के शिलालेख में आपको मिलेगा। ठीक है, अब तो ये आपको समझ में आ गया। ये था उनके मूल के बारे में। तो ये याद रखना, क्योंकि आपको क्या होगा, उनके मूल को लेकर आपसे मेंस में भी पूछा जा सकता है। तो आप ये जितने 5 पॉइंट्स है ये आप मेंस अपने आंसर में लिख सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं पल्लव और सातवाहना जो थे उनका क्या रिश्ता था। ठीक है, तो जब टोंडई मंडलम को सातवाहना ने हड़प लिया तो पल्लव उनके सामंत बन गए। ठीक है, तो पल्लव सातवाहना के सावंत बन गए। फिर लेकिन जैसे ही सातवाहना का पतन हुआ 3वीं शताब्दी में, तो पल्लव स्वतंत्र हो गए। ठीक है, तो जब उनके सामंत हैं सातवाहना के, तो जैसे ही सातवाहना का पतन होएगा तो लाजमी सी बात है कि पल्लव स्वतंत्र हो जाएंगे। पर क्योंकि पल्लव जुड़े हुए थे सातवाहना से, उनके जितने भी शिलालेख थे वो प्राकृत और संस्कृत में ही जारी किए थे। ठीक है, और उन्होंने ब्राह्मणिज्म का संरक्षण भी किया था। तो ये है पल्लव और सातवाहना के बारे में कि आखिर वो दोनों कैसे जुड़े हुए थे। एक तो जो शिलालेख थे वो प्राकृत और संस्कृत में थे, और उन्होंने ब्राह्मणिज्म का संरक्षण किया। तो ये था उनके पल्लव के मूल के बारे में, और पल्लव और सातवाहना कैसे जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं पल्लव की राजनीतिक इतिहास के बारे में। अब ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, हम एक एक राजा को देखेंगे। तो सबसे पहले एक चार्ट की तरह के फॉर्म में मैंने आपको समझाया है कि किस तरह से कब कौन सा राजा आया और किस समय में कौन सा राजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है, सबसे पहले जो प्रारंभिक पल्लव शासक थे वो 250 से 350 एडी तक उन्होंने राज किया। जो उनका चार्टर था वो प्राकृत में जारी किया गया, और उस समय के सबसे जरूरी जो सबसे महत्वपूर्ण राजा थे वो थे शिवस्कंद वर्मन और विजयस्कंद वर्मन। इनका नाम याद रखना, ये प्रारंभिक पल्लव शासक थे। इनके बाद कौन आए? इन्होंने 350 से 550 एडी तक राज किया। जो चार्टर था वो संस्कृत में जारी किया गया, और सबसे महत्वपूर्ण राजा इस समय के थे विष्णु गोपा। अब विष्णु गोपा के बारे में कहा जाता है कि इनको हराया गया था समुद्रगुप्ता ने। ठीक है, तो इनको हराया था समुद्रगुप्ता ने जब वो अपने साउथ इंडियन अभियान की तरफ गए थे। ठीक है, तो इनको किसने हराया? समुद्रगुप्ता ने। इसके बाद तीसरी लाइन में देखें तो यहाँ के राजा ने राज किया 575 फ्रॉम 575 एडी। ठीक है, चार्टर जो थे वो संस्कृत और तमिल में जारी किए गए। सबसे महत्वपूर्ण
कौन कौन राजा थे? जो सबसे पहले राजा थे वही सबसे महत्वपूर्ण थे। पहले तो वो थे सिंह विष्णु, फिर आए महेंद्र वर्मन एक, नरसिंह वर्मन एक और नरसिंह वर्मन दो। अब सिंह विष्णु के बारे में कुछ बातें लिखी हैं। ये पहले राजा थे इस लाइन के, ठीक है। इन्होंने कालाभरा को नष्ट किया, पल्लव राज स्थापित किया, मजबूती से स्थापित किया टोंडई मंडलम में, चोला को हराया और जो पल्लव क्षेत्र था उसको कावेरी नदी तक बढ़ा दिया। तो आप कह सकते हो कि जिस ऊंचाई पे पल्लव राज पहुंचा, मतलब जिस मजबूती से वो टोंडई मंडलम में स्थापित हो गया और जिस ऊंचाई पे पहुंचा, उसका काफी आप श्रेय सिंह विष्णु को दे सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखना। अब हम पढ़ते हैं महेंद्र वर्मन एक के बारे में, ठीक है। इन्होंने राज किया 600 to 630 एडी तक, ठीक है। अब जो काफी लंबे समय तक चलने वाला पल्लव चालुक्य संघर्ष था वो इन्हीं के राज से शुरू हुआ था, ठीक है। तो इन्हीं के राज से शुरू हुआ था पल्लव चालुक्य संघर्ष। अब इसमें क्या हुआ था कि जो पुलकेशिन दो है, ठीक है, चालुक्य के, उन्होंने पल्लवों के खिलाफ मार्च कर दिया था, ठीक है। मतलब आप कह सकते हो कि उन्होंने पल्लवों पे युद्ध या धावा बोल दिया था, ठीक है। और फिर उन्होंने कब्जा कर लिया पल्लव राज्य के उत्तरी हिस्से को, ठीक है। तो पुलकेशिन दो ने पल्लव राज के उत्तरी हिस्से पे कब्जा कर लिया। अब ये जो लड़ाई हुई पुलकेशिन दो और महेंद्र वर्मन एक के बीच में, वो थी बैटल ऑफ पुलालूर। याद रखना है इसका नाम, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बैटल ऑफ पुलालूर। अब पल्लव शिलालेख में अगर हम देखें तो उसमें लिखा है कि महेंद्र वर्मन एक ये लड़ाई जीत गए थे जो पुलालूर में हुई थी, लेकिन जितना भी क्षेत्र वो हार गए थे, अपने राज का जो भी हिस्सा वो हार गए थे, वो दोबारा नहीं जीत पाए, ठीक है। तो ये था बैटल ऑफ पुलालूर के बारे में। और क्या हुआ, जो पुलकेशिन दो और महेंद्र वर्मन एक के बीच में लड़ाई हुई, ठीक है। अब हम देखेंगे आगे और महेंद्र वर्मन एक के बारे में। तो महेंद्र वर्मन एक ये जैनिज्म के अनुगामी थे, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ अपने व्यवसाय के शुरुआती समय में। उसके बाद वो शैविज्म में परिवर्तित हो गए। वो क्यों? क्योंकि उन पे प्रभाव पड़ा शैव संत थिरुनवुकरसर। अब अगर ये मैं प्रोनाउंस गलत कर रही हूं तो उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ, ठीक है। तो महेंद्र वर्मन एक पे प्रभाव पड़ा शैव संत थिरुनवुकरसर का, जिनको अपार भी कहते हैं। उसके बाद महेंद्र वर्मन एक शैविज्म से प्रभावित होने लगे। इन्होंने एक शिव मंदिर भी बनाया था, वो था तिरुवादी में बनवाया था, ठीक है। अब महेंद्र वर्मन एक ने कई सारे खिताब अपने नाम किए थे, जैसे विचित्र चिट्टा, चित्रकरा पुली, मत्त विलासा, गुण भरा, चित्तकारी, सत्य संधा। लेकिन ये जितने भी खिताब थे वो उनके कुछ गुण दिखाते थे कि उन्होंने क्या काम किया अपने राज्य के लिए, उसको फैलाने के लिए और कैसे उसको अच्छा करने के लिए, ठीक है। तो हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है विचित्र चिट्टा। अब जो विचित्र चिट्टा है इसके बारे में आपको मिलेगा मंदगपट्टू शिलालेख में। अब इनको विचित्र चिट्टा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने मंदिर बनवाया था ब्रह्मा, विष्णु और शिवा का, लेकिन बिना ईट, लकड़ी, कोई भी धातु या मोर्टार इस्तेमाल किए। तो इन्होंने मंदिर बनवाया ब्रह्मा, विष्णु और शिवा का, इसीलिए इनको कहा जाता है विचित्र चिट्टा। और ये हमें कहाँ मिलेगा? मंदगपट्टू शिलालेख में। अगला है चित्रकारापुली। अब चित्रकारापुली क्या है? चित्रकारापुली इसलिए है कि वो उनका कला के क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा रुझाव था, ठीक है। मत्त विलासा। अब मत्त विलासा इसलिए का खिताब इसलिए उनको मिला क्योंकि वो लेखक थे, एक संस्कृत
काम के, जिसको मत्त विलासा प्रहासनम कहा जाता है। तो वो जो संस्कृत का काम था वो था मत्त विलासा प्रहासनम। ठीक है। फिर इनको गुण भरा भी कहा जाता है। गुण भरा मतलब कि उनमें कई सारे गुण थे, और इसके बारे में आपको मिलेगा कुद्दू मियां मलाई शिलालेख। तो कहां मिलेगा? कुद्दू मियां मलाई शिलालेख। अगला था चैत्यकारी, मतलब वो जो मंदिर बनवाता है। तो इन्होंने कई सारे मंदिर बनवाए, जैसे वलम में, महेंद्रवादी में, दलावनूर में, पलावरम में, मंदगपट्टू में और तिरुचिरापल्ली में। अब इन सब मंदिरों के बारे में हम अगले लेक्चर में देखेंगे। और इनको एक और खिताब मिला था जो था सत्य संधा। तो ये कई सारे खिताब मिले थे महेंद्र वर्मन एक को। तो इनको आप याद रखना, क्योंकि ये आपको मैच द फॉलोइंग में मिल सकता है। ठीक है। तो ये था महेंद्र वर्मन एक के बारे में और उनके समय में क्या हुआ। अब हम देखेंगे नरसिम्हा वर्मन एक के बारे में। इन्होंने राज किया 630 टू 668 एडी तक। ठीक है। अब नरसिम्हा वर्मन एक को इन्हें ममला भी कहा जाता है, जिसका मतलब है महान पहलवान। ठीक है। अब आपको पता है कि जो इनके पिताजी थे यानी महेंद्र वर्मन एक, वो हार गए थे पुलकेशिन दो से। तो नरसिम्हा वर्मन एक उसका बदला लेना चाहते थे। ठीक है। तो उसका बदला लेने के लिए हुई नई लड़ाई जो थी बैटल ऑफ मनी मंगलम। ये हुई कांची के पास। अब इसमें नरसिम्हा वर्मन एक जीत गए पुलकेशिन दो से, और इसके बारे में हमें पता लगता है कुर्रम कॉपर प्लेट से। तो ये जो लड़ाई हुई बैटल ऑफ मनी मंगलम, इसके बारे में हमें पता लगता है कुर्रम कॉपर प्लेट से। ठीक है। अब नरसिम्हा वर्मन एक को भी एक खिताब मिला था जो था वतपी कोंडा। ये वतपी कोंडा खिताब क्यों था? क्योंकि इन्होंने जो चालुक्य की जो राजधानी थी वतपी, उसको हड़प लिया था। ठीक है। तो जो चालुक्य की राजधानी थी वतपी, उसको हड़प लिया, तब इनको ये खिताब मिला वतपी कोंडा। तो ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, याद रखना। नरसिम्हा वर्मन एक को खिताब मिला था वतपी कोंडा। ठीक है। जो दूसरी उपलब्धि थी उनकी, वो थी जो नौसेना अभियान था उनका श्रीलंका की तरफ। ठीक है। जो वहां पे उन्होंने राजगद्दी जीत ली, पर उस राजगद्दी में उन्होंने वहां के राजकुमार और अपने दोस्त मन वर्मा को बैठा दिया। तो ये था जो श्रीलंका की तरफ उनका नौसेना अभियान था, उसके बारे में। अगला है नरसिम्हा वर्मन एक के समय में ह्यूनसांग जो है वो पल्लव की राजधानी कांचीपुरम घूमने आए थे, और इस समय इन्होंने कांचीपुरम के बारे में काफी अच्छा लिखा, काफी अच्छे से बताया है कि कोई भी समझ सकता है कि कांचीपुरम उस समय कैसा था। ये कहते हैं कि जो कांचीपुरम था वो बहुत ही बड़ा और बहुत ही सुंदर शहर था। उसमें कुछ 100 बुद्धिस्ट मठ थे और कई हजारों में 10,000 लगभग आप कह सकते हैं बुद्धिस्ट जो संत थे वो रहते थे। वो काफी बड़ा, ये जो कांचीपुरम था, वहां पे लोग पढ़ाई लिखाई में बहुत ही ज्यादा विश्वास रखते थे, और जो घटिका था कांची में, वो पढ़ाई लिखाई का बहुत बड़ा केंद्र था। तो ये इन्होंने बताया था ह्यूनसांग ने नरसिम्हा वर्मन एक की राजधानी कांचीपुरम के बारे में। अब नरसिम्हा वर्मन एक संस्थापक थे ममलापुरम के। किसके संस्थापक थे? ममलापुरम के। अब ममलापुरम के बारे में अभी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, तो बस याद रखना ममलापुरम किससे जुड़ा हुआ है? वो जुड़ा हुआ है नरसिम्हा वर्मन एक से। ठीक है। और इन्होंने कई अखंड रथ भी खड़े किए थे, वो सब इन्होंने सब अपने राज्य में किया। तो ये था नरसिम्हा वर्मन एक के बारे में। अब नरसिम्हा वर्मन एक के बाद आए महेंद्र वर्मन दो और परमेश्वर वर्मन एक। तो कौन आए? नरसिम्हा वर्मन एक के बाद आए महेंद्र वर्मन दो और परमेश्वर वर्मन एक। ठीक है। और इनके समय में भी जो पल्लवा चालुक्य संघर्ष था वो चलता रहा, और
परमेश्वर वर्मन एक के बाद है नरसिम्हा वर्मन दो, या जिन्हें राजसिम्हा भी कहा जाता है। और अब हम पढ़ेंगे नरसिम्हा वर्मन दो या राजसिम्हा। अब इन्होंने राज किया 695 टू 722 एडी। आपके यूपीएससी के एग्जाम में ये जो डेट्स हैं आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं, बस याद रखना कौन किसके बाद आया, ताकि आप कभी भी वो भूले नहीं। ठीक है, तो नरसिम्हा वर्मन एक, उनके बाद है महेंद्र वर्मन दो, फिर परमेश्वर वर्मन एक, और फिर नरसिम्हा वर्मन दो या राज सिम्हा। ठीक है, अब नरसिम्हा वर्मन दो ये बने शासक पल्लव साम्राज्य के, और इन्हें राजसिम्हा भी कहा जाता है। ठीक है, अब जो इनका राज था वो काफी शांतिपूर्ण था। तो काफी शांतिपूर्ण था, वो ज्यादातर कला में विश्वास रखते थे कि उसके लिए और क्या काम कर सकते हैं वो हमेशा वही करते थे। उन्होंने कई सारे मंदिर स्थापित किए, जैसे जो शोर टेम्पल है ममलापुरम में वो स्थापित किया, बनवाया। फिर कैलाशनाथ टेम्पल है कांचीपुरम में, वो बनवाया। अगर आप लोग कभी भी इन सब जगह हो तो ये मंदिर देखना ना भूलें, ये बहुत ही भव्य मंदिर है। ठीक है, फिर इनके समय में बहुत बड़े संस्कृत विद्वान थे जो इनके राज्य में रहते थे, वो थे डांडिन। फिर इन्होंने कई सारे दूतावास भेजे चाइना को। इनके समय में समुद्री व्यापार बहुत निखर कर आया और इन्होंने भी कई खिताब जीते। तो आप कह सकते हो जो जितने भी पल्लव राजा थे उन्होंने कई खिताब अपने नाम किए थे। ठीक है, तो जैसे हमने महेंद्र वर्मन एक, नरसिम्हा वर्मन एक के बारे में देखा, वैसे ही नरसिम्हा वर्मन दो ने भी कई खिताब अपने नाम किए, जैसे शंकरा भक्ता, वद्य विद्याधरा, अगम प्रिया। तो ये कई सारे खिताब थे जो उन्होंने अपने नाम किए, तो ये याद रखना। अब नरसिम्हा वर्मन दो के बाद आए परमेश्वर वर्मन दो, और फिर उनके बाद आए नंदी वर्मन दो। अब जो पल्लव राज था वो 9वीं शताब्दी तक चला। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो चोला राजा थे, चोला के राजा थे आदित्य एक, उन्होंने आखिरी पल्लव राजा अपराजिता को हरा दिया और कांची को अपने नाम कर लिया, और इससे पल्लव राज खत्म हो गया। तो क्या था, जो पल्लव राज चला 9वीं शताब्दी तक, जो चोला राजा थे आदित्य एक, उन्होंने हराया पल्लव के आखिरी राजा अपराजिता को और कांची राज्य को अपने नाम कर लिया, और इससे पल्लव का जो युग था वो खत्म हो गया। तो ये था पल्लव की राजनीतिक इतिहास के बारे में। अब हम पढ़ेंगे उनके शासन प्रबंध के बारे में। ठीक है, तो इनका जो शासन प्रबंध था वो काफी सुव्यवस्थित था। ठीक है, राज्य का विभाजन होता था कोटम में। याद रखना, राज्य का विभाजन हुआ कोटम में। अब ये जो कोटम को प्रशासित कौन करता था, वो करते थे अधिकारी, और ये अधिकारी कौन नियुक्त करता था, उनको नियुक्त करता था राजा। और राजा, पल्लव राज्य में राजा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। राजा प्रशासन का केंद्र था, आप कह सकते हो। उसके ऊपर कई सारी जिम्मेदारियां थी और उसकी मदद करते थे मंत्रीगण। तो जो बहुत ही ज्यादा विश्वास करने वाले मंत्रीगण थे वो उनकी सहायता करते थे, किसकी, राजा की। राजा को न्याय देने वाला कहा गया था कि वो न्याय देता था। उसकी एक अच्छी तरह से प्रशिक्षित सेना थी। ठीक है, वो भूमि अनुदान देते थे मंदिरों को और ब्राह्मण को। अब जो ब्राह्मणों को भूमि अनुदान जो दिया जाता था उसे कहते थे ब्रह्म देया। नाम याद रखना, ब्राह्मणों को जो भूमि दान दिया जाता था उसे कहते थे ब्रह्म देया, और मंदिरों को जो भूमि दान दिया जाता था वो उसे कहते थे देव दाना। ठीक है, अब जो राजा था उसकी जिम्मेदारी थी कि सिंचाई की सुविधा जमीनों को पहुंचाई जाए। ठीक है, तो इसके लिए कई सारे सिंचाई के टैंक खोदे गए थे, और सबसे ज्यादा जो टैंक हमें मिले हैं वो महेंद्र वर्मन एक के समय में खोदे गए थे, और वो हमें मिले हैं महेंद्रवादी और ममन दूर से। तो ये याद रखना कि सिंचाई के टैंक खोदे गए,
और हमें ये मिले हैं महेंद्रवादी और ममन दूर से। ठीक है, उसके बाद क्या था कि यहाँ पे कई सारी गांव की सभाएं थी, जिन्हें सभाएं और उनकी समितियां कहते थे। तो गांव की सभाएं थी जिनको सभा कहते थे। अब ये जो सभा थी ये गांव की भूमि के रिकॉर्ड बनाए रखती थी। ठीक है, तो गांव की भूमि का रिकॉर्ड बना के रखती थी और स्थानीय मामलों को देखती थी कि वो कैसा चल रहा है, और प्रबंधित मंदिरों की भी देखभाल करती थी। तो ये सभा मंदिरों की देखभाल करती थी, स्थानीय जो मामले हैं वो उसको देखती थी, और भूमि को भी देखती थी कि किस तरह से भूमि का रिकॉर्ड बना के रख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि उस समय कर कैसा था। तो जो भूमि कर था वो राजस्व का प्राथमिक स्रोत था। ठीक है, लेकिन ब्रह्मदया और देवदाना जो भूमि दी जाती थी राजा द्वारा मंदिर और ब्राह्मण को, उस पे कर लागू नहीं होता था। ठीक है, लेकिन व्यापारी और कारीगर जैसे कि बढ़ई, सुनार, वॉशरमैन, तेल प्रेस करने वाला, जो बुनाई करने वाले हैं, उनको भुगतान देना पड़ता था। तो ये था पल्लव के समय में कर के बारे में। तो ये पूरा था पल्लव समय के शासन प्रबंध के बारे में। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे उनके समाज के बारे में, कैसा था, शिक्षा और साहित्य कैसा था, कला कैसी थी, और किस तरह और कौन कौन से मंदिर उन्होंने बनवाए। ठीक है, अब अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर करना, क्योंकि ये बनाने में काफी मेहनत लगती है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो हमें मेहनत करने से डर नहीं लगता। ठीक है, कमेंट करके बताना नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपको कैसा लगा और हम कैसे सुधार कर सकते हैं, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हम कोई वीडियो डाले और कोई भी वीडियो डाले तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और आखिर में सब्सक्राइब करना मत भूलना संसार लोचन को, क्योंकि हम इस तरह की नई कोशिश रोज रोज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।